नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल को 11,040 करोड़ रुपए के साथ मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को स्वीकृति प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में विदेश मंत्री ने विचार व्यक्त किया कि शांति स्थापना मिशन अंतर्राष्ट्रीय शांति सुनिश्चित करते हैं। खान मंत्रालय ने खनिजों के पूर्वेक्षण संचालन यानी प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशंस के लिए निजी अन्वेषण एजेंसियों के प्रत्यायन की योजना को अपनाया है। और परागण प्रजातियों की संख्या में गिरावट होने से खाद्य उत्पादन प्रभावित हो सकता है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,040 करोड़ रुपए के परिव्यय से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल यानी नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम NMEOOP को स्वीकृति प्रदान की है। ये योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य पाम के बढ़ते क्षेत्रफल और पाम ऑयल की वृद्धिशील उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करके खाद्य तेल आयात पर निर्भरता को कम करना है। इस योजना के लिए एक सनसेट क्लॉज का भी उपबंध किया गया है, जो कि 1 नवंबर 2037 है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम द्वारा वर्तमान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पाम ऑयल कार्यक्रम को समाहित कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत खाद्य तेल की अपनी मांग के लगभग 2/3 हिस्से की पूर्ति आयात के माध्यम से करता है। आयातित खाद्य तेल में पाम ऑयल का हिस्सा सबसे ज्यादा है। इसके बाद सोया तेल और सूरजमुखी के तेल का स्थान है। इस योजना में वर्ष 2025-26 तक पाम ऑयल का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर बढ़ाने और इस तरह से अंततः 10 लाख हेक्टेयर रकबे का लक्ष्य पूर्ण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 तक कच्चे पाम ऑयल का उत्पादन 11.20 लाख टन और वित्त वर्ष 2029-30 तक 28 लाख टन तक होने की अपेक्षा है। इस योजना के लिए पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना की प्रमुख प्राथमिकताओं की बात करें तो ये पाम ऑयल उत्पादकों को उनके पाम ऑयल के ताजे फलों के गुच्छों के लिए मूल्य आश्वासन प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में इन गुच्छों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कच्चे पाम ऑयल कीमतों में उतार चढ़ाव से संबंधित है। आदानों यानी इनपुट्स या हस्तक्षेपों, वृक्षारोपण, रखरखाव और अंतर फसल हस्तक्षेपों के लिए सहायता में वृद्धि करना इसकी प्रमुख प्राथमिकता है। खाद्य या भोजन पकाने का तेल पौधे, पशु या सूक्ष्म जीव से प्राप्त वसा होती है। ये रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में होती है और खाद्य उपयोग में प्रयोग की जाती है। खाद्य तेल के अन्य उदाहरण हैं जैतून का तेल, पाम ऑयल, सोयाबीन का ऑयल, कैनोला तेल, कद्दू के बीज का तेल, मकई का तेल, सूरजमुखी का तेल, कुसुम का तेल, मूंगफली का तेल, अंगूर के बीज का तेल, तिल का तेल, अर्गन का तेल और चावल की भूसी का तेल। अगली खबर पेपर 3 पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को स्वीकृति प्रदान की है। किगाली संशोधन के तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के योगदान के कारण इसके उत्पादन और खपत को चरणबद्ध रूप से समाप्त करेंगे। HFC औद्योगिक रसायनों का एक समूह है। इसे मुख्य रूप से शीतलन और प्रशीतन में उपयोग किया जाता है। हालांकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन समताप मंडल में विद्यमान ओजोन परत का क्षरण नहीं करती, लेकिन इसकी उच्च वैश्विक तापन क्षमता 12 से 14,000 के बीच होती है। भारत वर्ष 2032 से 4 चरणों में चरणबद्ध रीति से HFC के उपयोग को समाप्त करेगा। इन चरणों के अंतर्गत वर्ष 2032 में 10% और वर्ष 2037 तक 20%, वर्ष 2042 तक 30% और वर्ष 2047 तक 90% कटौती की जाएगी। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध रीति से समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति को वर्ष 2023 तक तैयार किया जाएगा। इस रणनीति को बनाने के लिए सभी उद्योग हितधारकों के साथ आवश्यक परामर्श किया जाएगा। इस नीति के कई प्रभाव होंगे। इससे 105 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड तुल्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की रोकथाम की अपेक्षा है। इस कदम से वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने में सहायता मिलेगी। इससे पर्यावरणीय लाभों के अलावा आर्थिक और सामाजिक सहलाभ भी मिलेंगे। उनको अधिकतम किया जा सकेगा और इन्हें अधिकतम करने के लिए वर्तमान में जारी भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा
उपकरणों के घरेलू निर्माण के साथ साथ वैकल्पिक गैर HFC और निम्न वैश्विक तापन संभावित रसायनों के लिए संभावना उत्पन्न होगी। ओजोन परत क्षयकारी पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लाया गया। ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। ये ओजोन परत के क्षयकारी पदार्थों के रूप में संदर्भित मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने पर बल देती है। ये संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र संधि है जिसे संयुक्त राष्ट्र के सभी 198 सदस्य देशों द्वारा अभिपुष्ट किया गया है। भारत वर्ष 1992 में ओजोन परत क्षयकारी पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक पक्षकार बन गया था। आपको बता दें कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अनुसूची के अनुसार सभी ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध रीति से समाप्त करने के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। किगाली संशोधन वर्ष 2019 में लागू हुआ था। यह अनुसमर्थन करने वाले देशों के लिए वर्ष 2050 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के अपने उपयोग को 80% तक कम करने की आवश्यकता निर्धारित करता है। अगली खबर पेपर 2 और पेपर 3 दोनों से संबंधित है। पेपर 2 में इसे आप सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप के टॉपिक पर देख सकते हैं और पेपर 3 में औद्योगिक नीति में परिवर्तन टॉपिक के तहत इसे देख सकते हैं। खान मंत्रालय ने खनिजों के पूर्वेक्षण संचालन यानी प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशंस के लिए निजी अन्वेषण एजेंसियों के प्रत्ययन की योजना को अपनाया है। ये योजना भारतीय गुणवत्ता परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्ययन बोर्ड द्वारा विकसित की गई है। ये निजी अन्वेषण एजेंसियों को शामिल करते हुए खनिज क्षेत्र की आर्थिक क्षमता का दोहन करने के लिए एक विनियामक सुधार है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक गैर लाभकारी संस्था है। ये राष्ट्रीय प्रत्ययन संरचना को स्थापित और संचालित करने तथा राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान द्वारा गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। नेबेट यानी नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय गुणवत्ता परिषद के घटक बोर्डों में से एक है। खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 को संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा संशोधित किया गया था। इस संशोधन के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन पूर्वेक्षण संचालन करने में सक्षम संस्थाओं सहित निजी संस्थाओं को भी अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान किया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के माध्यम से निजी अन्वेषणकर्ताओं को निधि प्रदान करने का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वर्तमान में केवल सरकारी एजेंसियां ही अन्वेषण में शामिल हैं, इसलिए अन्वेषण की गति उनकी क्षमता के अनुसार सीमित है। आइए अब आपको बताते हैं इस योजना के महत्व के बारे में। ये योजना अन्वेषण के क्षेत्र में नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी। इससे क्षेत्र में नवीनतम तकनीक और विशेषज्ञता शामिल करने में सहायता मिलेगी। इससे अन्वेषण की गति में वृद्धि होगी और इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ये खबर विदेश नीति से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में विदेश मंत्री ने विचार व्यक्त किया कि शांति स्थापना मिशन अंतर्राष्ट्रीय शांति सुनिश्चित करते हैं। इस बैठक में विदेश मंत्री ने ये विचार व्यक्त किया कि शांति स्थापना मिशन अंतर्राष्ट्रीय शांति सुनिश्चित करने के भारत के विजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 4 सूत्रीय रूपरेखा प्रस्तावित की, जो सामयिक खतरों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की सुरक्षा के लिए एक संभावित ढांचा तैयार करेगी। इस रूपरेखा में शामिल है परिचालनीय रूप से सिद्ध, लागत प्रभावी, व्यापक रूप से उपलब्ध, विश्वसनीय और क्षेत्रीय स्तर पर सेवाएं देने वाली प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देना, पहले से चेतावनी जारी करने और एक सुसंगत और शीघ्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए एक सटीक सूचना और आसूचना आधार की आवश्यकता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये एक स्थितिजन्य जागरूकता सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ये शांति स्थापक सैनिकों के लिए वास्तविक समय में खतरे के आकलन के लिए आधुनिक निगरानी तकनीक का उपयोग करेगा। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके संपूर्ण शांति स्थापना अभियान का वास्तविक समय आधार पर अवलोकन किया जा सकता है और उसका समन्वय तथा निगरानी भी की जा सकती है। भारत ने आरंभ में संयुक्त राष्ट्र के 4 शांति मिशनों, जिसमें कि माली का मिनुसमा, दक्षिणी सूडान का अनमिस, साइप्रस का अनफिसिप और सोमालिया के अमिसोम में यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म का प्रयोग प्रारंभ करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ भागीदारी की है।
प्रस्तावित रूपरेखा में ये सुनिश्चित किया जाना भी शामिल है कि शांति सैनिकों के साजो सामान और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों एवं उपकरणों में निरंतर तकनीकी सुधार हो रहा है। साथ ही ये सभी साधन उन्हें जमीनी स्तर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस रूपरेखा के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शांति सैनिकों के निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेनाएं देशों को संघर्ष से शांति स्थापना की ओर शीघ्र संक्रमण करने में मदद करने के लिए सुरक्षा और राजनीतिक एवं शांति निर्माण सहायता प्रदान करती हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन पक्षकारों की सहमति से निर्देशित होते हैं। इस सहमति के प्रमुख घटकों में निष्पक्षता तथा आत्मरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश की रक्षा के अलावा अन्य किसी परिस्थिति में बल का उपयोग न करना शामिल है। अगली खबर पेपर 3 के पर्यावरण एवं कृषि दोनों से संबंधित है। परागण प्रजातियों की संख्या में गिरावट होने की वजह से खाद्य उत्पादन प्रभावित हो सकता है। ये निष्कर्ष वैश्विक स्तर पर अपनी तरह के पहले अध्ययन का एक हिस्सा है। इस अध्ययन में परागणकर्ता प्रजातियों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में गिरावट के कारणों और प्रभावों को सूचीबद्ध किया गया है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो इसमें परागणकों की क्षति के शीर्ष 3 वैश्विक कारणों में उनके पर्यावासों का विनाश, अनुचित भूमि प्रबंधन तथा कीटनाशकों का व्यापक स्तर पर उपयोग शामिल है। मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा जोखिम फसल परागण में कमी तथा खाद्य और जैव ईंधन फसलों की गुणवत्ता और मात्रा में गिरावट है। इस अध्ययन से ये पता चलता है कि चीन और भारत फल और सब्जियों की फसलों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। आपको बता दें कि इन फसलों को विकसित होने के लिए परागणकों की आवश्यकता होती है। अब इन फलों या सब्जियों की फसलों का परागण आर्टिफिशियल रूप से करने की आवश्यकता है। परागणकों के लाभ ये होते हैं कि ये फल और बीज उत्पादन करने वाली 75% फसलों को परागण में मदद करता है, जैव विविधता में वृद्धि करता है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त खाद्यान्न प्रदान करता है और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है। एक परागणकर्ता पराग को पुष्प के नर भाग यानी पुंकेसर से उसी फूल या अन्य पुष्प के मादा भाग यानी वर्तिकाग्र तक ले जाने में सहायता करता है। पौधे के निषेचित होने और फलों, बीजों और युवा पौधों का उत्पादन करने के लिए परागणों यानी पॉलिन्स का स्थानांतरण होना जरूरी है। कुछ पौधे स्वपरागण करते हैं, जबकि अन्य वायु या जल द्वारा स्थानांतरित पराग कणों द्वारा निषेचित होते हैं। कुछ अन्य पुष्प विभिन्न कीटों और जीवों द्वारा परागित होते हैं, जैसे कि मधुमक्खी, ततैया, पतंगे, तितलियां, पक्षी, मक्खियां और चमगादड़ सहित अन्य छोटे स्तनधारी जीव। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। केंद्र ने पुलिस बलों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित 4% के आरक्षण को समाप्त कर दिया है। कार्य की प्रकृति और प्रकार को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए कुछ पदों या पुलिस बलों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित कोटे के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। इसमें शामिल है भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS के सभी पद, रेलवे सुरक्षा बल, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली के लिए पुलिस बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी लड़ाकू पद। आपको बता दें कि राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में 4% कोटा या आरक्षण प्रदान करता है। इससे पहले वर्ष 2018 में सरकार ने सशस्त्र बलों में लड़ाकू कर्मियों के सभी श्रेणियों से संबंधित पदों के लिए इस प्रावधान से छूट प्रदान की थी। आरोग्य धारा 2.0 इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था। इसका आयोजन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 2 करोड़ लोगों को चिकित्सालय में उपचार उपलब्ध कराए जाने के उपलक्ष्य में किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों के बीच आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पहुंच को बढ़ावा देना तथा इसके बारे में और अधिक जागरूकता का प्रसार करना है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा 3 और पहलें आरंभ की गई हैं। इसमें शामिल है आयुष्मान मित्र। इसका उद्देश्य इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सत्यापन के लिए प्रेरित करना और आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने में मदद करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करना है। दूसरा है अधिकार पत्र। ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला एक वेलकम नोट है। और तीसरा है अभिनंदन पत्र। ये लाभार्थी को प्रदान किए जाने वाला एक धन्यवाद पत्र है।
सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और यातायात कानून पालन के लिए अधिसूचना। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिकारियों को यातायात संचालन की निगरानी करने में सक्षम बनाने तथा नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध ऑनलाइन चालान जारी करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। ये नियम इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन युक्तियों यानी इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट डिवाइसेस जैसे कि गति मापने वाले कैमरा, क्लोज सर्किट यानी सीसीटीवी कैमरा आदि के उपयोग के लिए विस्तृत प्रावधान निर्दिष्ट करते हैं। हालांकि कई स्थानों पर ईईडी के अंगीकरण और अनुपालन का दायित्व राज्य सरकारों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्गों या राज्य राजमार्गों पर स्थित उच्च जोखिम और उच्च घनत्व वाले गलियारे, कम से कम 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रमुख शहरों तथा नियमों में निर्दिष्ट 132 शहरों के महत्वपूर्ण चौराहे और गोल चक्कर। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड यानी नेरामैक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेरामैक के लिए पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी प्रदान की है। इससे विभिन्न नवीन योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी। इसमें बेहतर कृषि सुविधाएं प्रदान करना, क्लस्टर या समूहों में किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना और जैविक बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। नेरामैक को कई उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया था, जैसे पूर्वोत्तर भारत के किसानों या उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने में मदद करना, किसानों और बाजार के बीच मौजूदा अंतराल को समाप्त करना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के कृषि, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार करना आदि। नेरामैक के तहत बागवानी उत्पादों के विकास और विपणन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। नेरामैक उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन एक निकाय है। नील कुरिंजी फूल। कर्नाटक की मंडलपट्टी की पहाड़ियां इन दिनों नीले नील कुरिंजी के फूलों से खिल उठी हैं। आपको बता दें कि नील कुरिंजी के फूल प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार खिलते हैं। 12 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद ये फूल पूर्ण रूप से खिलते हैं। ये फूल अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में खिलते रहते हैं। पिछले वर्ष पश्चिमी घाट के अनाकारा मेट्टू पहाड़ियों पर इन फूलों के खिलने की सूचना मिली थी। नील कुरिंजी फूल झाड़ी के समान उगने वाले पौधे हैं जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के शोला वनों में पाए जाते हैं। नीलगिरी का मतलब है नीला पर्वत। इसका नामकरण नील कुरिंजी के बैंगनी नीले फूलों के नाम पर किया गया है। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0। इसे रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार रक्षा नवाचार संगठन यानी आईडेक्स डीआईओ के अंतर्गत आरंभ किया गया है। आईडेक्स का उद्देश्य रक्षा और एरोस्पेस में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा नवाचार और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स, व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और शिक्षाविदों सहित उद्योगों को शामिल किया जाता है। डीआईओ एक गैर लाभकारी कंपनी है जो आईडेक्स ढांचे को संचालित करती है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा आईडेक्स नेटवर्क की स्थापना और प्रबंधन के लिए डीआईओ को वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने लड़ाकू विमानों को शत्रुओं के रडार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी विकसित की है। चैफ मुख्य रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम है। इसका उपयोग अत्यधिक संवेदनशील लक्ष्यों जैसे कि लड़ाकू विमानों या नौसेना के जहाजों को शत्रु की मिसाइलों के रडार और रेडियो फ्रिक्वेंसी मार्गदर्शक प्रणाली से बचाव के लिए किया जाता है। वायु में तैनात चैफ मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली को गुमराह या विचलित करने के लिए स्वयं को बहुलक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करता है। इस तरह ये शत्रु के रडार को लक्ष्य से भटकाने या विरोधी मिसाइलों को गुमराह या विचलित करने में मदद करता है। महाराजा रणजीत सिंह। लाहौर में स्थित महाराजा रणजीत सिंह की एक मूर्ति पर हमला कर उसे तोड़ दिया गया है। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 में गुजरानवाला, पाकिस्तान में हुआ था। वे सन 1792 से 1801 तक सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे। उन्होंने प्रथम सिख साम्राज्य की स्थापना की थी और वे सन 1801 से 1839 तक 38 वर्षों के लिए उसके प्रथम शासक भी रहे थे। वे एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उनके पास एक आधुनिक सेना भी थी। उन्होंने अंग्रेजों के साथ अमृतसर और लाहौर की 2 संधियां की थी। उनके साम्राज्य की राजधानी लाहौर को अफगान आक्रमणकारियों से मुक्त कराने में सफल होने की वजह से उन्हें पंजाब के शेर यानी शेर पंजाब की उपाधि से नवाजा गया था। उनका राजकोष कोहिनूर हीरे से सुशोभित था। उन्होंने अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का भी पुनर्निर्माण कराया था।
इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।